हाय गाइस, माय नेम इज़ विवेक कुमार सैनी। और मैंने कल GS3 के सिलेबस को डिकोड किया था आपके लिए। और आज मैं उसमें से एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, उसको आपके साथ थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करूँगा जैसे। और आपको कुछ हाइलाइट्स बताऊँगा कि किस किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से। ये जो डॉक्यूमेंट है ये विजन IAS का वैल्यू एडिट मटेरियल्स है जो पब्लिक डोमेन में ओपन है। आप इसको ओपन कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी के लिए पढ़ भी सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसमें क्लियरली डेफिनेशन मेंशन्ड है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू कंज्यूमेबल फूड आइटम्स, एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ, सेफ्टी एंड क्वालिटी। किसान है, किसान के खेत में गेहूँ या चावल या कुछ भी आम वाम लगते हैं बाग में, तो क्या करते हैं, किसान तोड़ लेते हैं। ये हो गया उसका एग्री प्रोड्यूस। पर अभी तक ये क्या नहीं हुआ, ये प्रोसेस नहीं हुआ। तो अगर फूड इसको प्रोसेस करना है तो उसमें आएंगी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए वीट है, गेहूँ, गेहूँ को फिर वो उसका वो होगा, मिलिंग होगी पहले तो, है ना। मिलिंग के बाद उसमें उसका फ्लोर, आटा बनेगा गेहूँ का। फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, दलिया बनेगा, रोटी बनेगी, चपाती और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो यहाँ पे ये आपने कहाँ कहाँ देखा है, ढाबे पे, ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर पैकेजिंग कंपनीज में, ये सब। तो ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैसे कैसे काम करता है। यहाँ तक तो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कुछ काम नहीं किया, यहाँ पे प्राइमरी काम करा। ये दोनों जो है प्राइमरी स्टेप्स में आएंगे। फिर दलिया वगैरह बनाया तो ये आ गया सेकेंडरी में। और इसके बाद अगर कुछ उसमें स्टेप होता है, दलिए के साथ कुछ और मिक्स हो जाता है या कुछ भी उसका आगे बनाते हैं, तो वो आ जाएगा टर्शरी में, टर्शरी स्टेप। तो 3 स्टेप्स होते हैं इसके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के। अब इसका थोड़ा सा डाटा याद कर लेते हैं, पहले तो डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू कंज्यूमेबल फूड आइटम्स, एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ, सेफ्टी एंड क्वालिटी। अब इंडिया जो है सनराइज इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, तो दैट्स वाई इंडिया रैंक्ड 7th इन द वर्ल्ड। ये याद रखना है इसकी फिगर। और इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कल मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया था कि उसमें डायरेक्ट यही लिखा है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो ये तो हमें मस्ट है तैयार करना। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, वेट वेट अ सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेड करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कैसे, एक तो 7th लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इंडिया में वर्ल्ड का। दूसरा, ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $535 बिलियन बाई 2026, contributing around 18% of agriculture GDP and 1.5% of India's GDP. That's a huge figure. फिर वेस्टेज को कम करता है, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे कितने 90,000 करोड़ के होते थे एनुअली, उसको बहुत कम कर देगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगभग 2022 में इसने 20.68 लाख पर्सन को, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 7 मिलियन पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैल्यू चेन में ऐड किया है। फार्मर की इनकम बढ़ेगी। अब पहले क्या होता था, APMC मंडी में जाके अपना जो प्रोड्यूस था वो बेच दिया, पर अब नहीं। अब APMC मंडी नहीं, अब डायरेक्ट जो ई-कॉमर्स साइट है जो वेजिटेबल या कुछ भी बनाती हैं, बेचती हैं, या फिर जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, वो डायरेक्टली फार्मर से बात करेगी और जो बीच का इंटरमीडिएटरी कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाएगी। डायरेक्टली वो किसको मिलेगी, फार्मर्स को मिलेगी। तो इससे इनकम इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपको कौन सी कमेटी याद आ रही है,
यहाँ पे है अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी ने क्या बोला था कि फार्मर्स इनकम टू बी डबल्ड। तो अगर आपसे ये वहाँ लिख रहे हो या फिर ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स इनकम, तो यू कैन इंट्रोड्यूस बाय अशोक दलवाई कमेटी और यू कैन कंक्लूड बाय इट। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करेगी। कैसे? अभी आपने देखा है फोर्टिफाइड राइस लिखा आता है बहुत सारे पैकेजेस पे, या फिर कि इसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन ये है वो है, तो उसमें ना न्यूट्रिएंट्स अलग से मिलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये चावल के दाने, मैं एफसीआई में काम कर चुका हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें एफआरके जो मिलाते हैं, फोर्टिफाइड राइस कर्नल, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा हल्का सा इसकी शेप का हल्का सा अलग, आप पहचान नहीं पाओगे ऐसे ऊपर ऊपर देख के, पर अगर क्लियरली देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये एफआरके के दाने हैं। ठीक है, तो वो क्या, आयरन को इंक्रीज करने के लिए, विटामिन को इंक्रीज करने के लिए। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर ग्लोबली विद डाइवर्स रॉ मटेरियल्स गिविंग इट अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल्स। अपस्ट्रीम मैंने कल आपको कर्व समझाया था, ये अपस्ट्रीम होता है जहाँ रॉ मटेरियल बना, वहाँ प्रोसेस हुआ और वहाँ से मार्केट में गया। तो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम अभी। अपस्ट्रीम में फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल, मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, यहाँ से एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स करने के मॉडर्न वो होने चाहिए। गुड लिंकेजेस विद फार्मर्स के साथ बढ़िया लिंकेजेस होने चाहिए, डायरेक्ट लिंकेजेस होने चाहिए, कोई इंटरमीडिएट या एपीएमसी मंडी वगैरह नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, एग्री प्रोड्यूस, अधिकतर जो सब्जियां या फल होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए उन्हें के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। या फिर अगर ट्रांसपोर्ट भी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बिल्डेड व्हीकल्स होने चाहिए। फिर क्वालिटी टेस्टिंग एंड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। अब हलवाई हर कोई तो नहीं बन सकता, जिसको जो ट्रेंड होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही हलवाई बन पाएगा। ये हलवाई का एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी लेबर वर्कफोर्स चाहिए होती है। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई तो क्या होगा, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बोल रहे थे अभी, पर आपने कभी ना कभी सुना होगा SPS नॉन टैरिफ, जो EU ने इंडिया पे लगा रखा है, इंडिया की एग्रीकल्चर आइटम्स पे, जिसकी वजह से इंडिया अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता EU को। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो कि यार आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे। तो SPS क्या है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये अब डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या है, लेटेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी टेस्टिंग फॉर फिनिश्ड, अभी हमने रॉ मटेरियल की बात की थी, अब हम फिनिश्ड की बात कर रहे हैं जो मार्केट में जाएंगे, कि उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स होने चाहिए और स्किल्ड वर्कफोर्स होने चाहिए जो सेल्स में काम करे और जो उसके जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसको चेक कर सके। ये अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का हम अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। आई थिंक इन्होंने अच्छे से नहीं लिख रखा, सो मैं आपको अपने हैंडमेड नोट से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। वेट अ सेकेंड। दीज आर माई हैंडमेड नोट्स। तो इसमें भी ऐसी कुछ है, ये पुराना डाटा है तो ये इसलिए यहाँ पे 7th लार्जेस्ट है अपना, ठीक है। और 9% GVA, 9 मिलियन जॉब्स बाय 2024,
एक्सपोर्ट्स 23% है, CAGR 8.3% है लास्ट 5 ईयर्स में। इसमें मैंने आपको समझाया प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्शरी प्रोसेसिंग। अब वाई FPI भी मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, पेरिशेबल गुड्स की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, शेल्फ लाइफ को, जो कि डेफिनेशन में डायरेक्टली इंक्लूडेड था। क्या था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, मेंटेनिंग increasing its shelf life, quality and employment generation, और improve farmer income, food security। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। फिर मैंने इवोल्यूशन नहीं समझाया, ये मैं आपको समझाऊंगा, पर इससे पहले इसके वो देख लेते हैं कि इसके ड्राइवर्स क्या हैं ग्रोथ के FPI में। इंडिया में FPI इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं? जैसे कि 100% FDI PLI स्कीम में, या फिर PM-FME योजना है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज, टैक्स ब्रेक्स देते हैं इसमें FPI को, ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, Tier 1 Tier 2 सिटीज़, मॉल कल्चर। ये मैं पॉइंट समझाता हूँ आपको। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बढ़ रहा है कैसे कि अब जो भी है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, सब कुछ फॉर्मली हो रहा है। जैसे GST का रेगुलेशन होता है, फसाई लाइसेंस होता है, और जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी ऑडिटिंग वगैरह होती है, क्वालिटी चेक होता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है? Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में यही हो रहा है। कैसे? आपने हल्दीराम की शॉप देखी है, वहाँ पे सब कुछ क्वालिटी मेंटेन, सब कुछ ऑडिटिंग वगैरह सब कुछ होती है। मॉल कल्चर, मॉल में आप कुछ भी खाने जाओगे या फिर कुछ भी खरीदने जाओगे खाने पीने से रिलेटेड, उस वहाँ पे ऑर्गेनाइज रिटेल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कितना बढ़ गया है, जोमेटो, स्विगी, ये सब। राइजिंग डिमांड, ये इंपॉर्टेंट डिमांड है। ये तो चलो आपका क्या था, ये दोनों पॉइंट थे सप्लाई के। सप्लाई, ये है राइजिंग डिमांड। अभी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। डेमोग्राफिक चेंजेस, क्या क्या, जैसे न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। न्यूक्लियर फैमिली में लोगों के पास टाइम नहीं होता कि खाना बनाए, तो वो पैकेज्ड फूड को खरीदते हैं, या फिर एकदम क्विक मेड फूड्स को, जैसे मैगी। वर्किंग वूमेन, ये वाला पॉइंट। जोग्राफिकल एडवांटेज, डाइवर्स भी हमारे पास जोग्राफिकल एडवांटेज भी है, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट है और माउंटेन्स है, जो कि कोल्ड रीजन है, सॉरी, ओशन है, प्लेन एरियाज़ हैं। तो अपने पास जोग्राफिकल एडवांटेज है, जिसमें अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकती हैं। लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को देख के मुझे याद आ जाता है, UPSC का एक बार क्वेश्चन आया था कि डज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन वर्ल्ड, और उसके साथ कंपैरिजन था चाइना के साथ। तो ऑब्वियसली इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है। हालांकि इंडिया चाइना के बाद आता है जोग्राफिकल लैंड में, पर तब भी इंडिया के पास एरेबल लैंड चाइना से ज़्यादा है, क्योंकि चाइना का जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है, तो उसके पास जो ईस्टर्न पार्ट है वही एरेबल लैंड है। पर अपने पास ऐसा नहीं है, अपने पास बहुत ज़्यादा एरेबल लैंड है, चाहे वो माउंटेन्स में हो, चाहे वो अरावली के ईस्ट में हो, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स में, डेक्कन प्लेट्यू, कहीं भी। प्रोडक्शन बेस, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क, जिंजर, स्पाइसेस, बनानाज, मैंगोज, सेकंड इन राइस, वीट, वेरियस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा पल्सेस, पल्सेस में तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। और ये डाइटरी प्रेफरेंसेस जो है कि वेजिटेरियन, तो ये पल्सेस को सपोर्ट करती हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे क्या करते हैं, FPI को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ FPI और समझा देता हूँ, अगर आपको कहीं हेल्प हुई तो देख लेना। वैसे ये सिलेबस में इतना मेंशन है नहीं, पर ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है, UPSC है, UPPCS, तो वो पूछ सकते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ट्रेडिशनल फेज टिल 1960s,
आपने कभी सुना है या मूवी भी देखी हो कि पुराने ज़माने की, तो वहाँ पे मैंने ये नहीं था प्रोसेसिंग, वहाँ पे अपना सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादा था। और अगर कमर्शियल भी था तो सिर्फ वीट वगैरह को बेच दिया, राइस को बेच दिया अर्बन एरियाज में, रूरल से, बस इतना। तो लोकल मिठाई की शॉप थी, ड्राइंग ऑफ स्पाइसेस और फ्रूट्स, ये सब था बस। तो पापड़ बना दिए, जैगरी बना दी, पिकल्स बना दिए, बस इतना था। ठीक है, मैनुअल वर्क ज़्यादा था। अब अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ आया 1960s से 1980s। क्या हुआ, एफ सी आई क्या था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने स्टोरेज करना शुरू करा, क्योंकि सरकार ने कहा कि नहीं यार, हमें बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। 1960s में अपना बहुत दो वॉर हुई सिग्निफिकेंट, चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर। हमने हंगर देखा वहाँ पे कि हंगर कितना ज़्यादा बढ़ गया। लाल बहादुर शास्त्री को एक कहना पड़ा कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखो, क्योंकि हमारे पास फूड की कमी थी। तो हमने एफसीआई बनाया। अब इसको बनाया तो उससे पता चला यार कि चलो बफर स्टॉक मेंटेन हो रहा, मतलब यहाँ से हमारे प्रोसेसिंग थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। अमूल बन गया, जो कोऑपरेटिव डेयरीज वगैरह बन गई। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट था, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनली ये क्या था, पब्लिक या कोऑपरेटिव, पब्लिक था या कोऑपरेटिव था। बेसिक प्रोसेसिंग होती थी, माइनिंग, ऑयल प्रोसेसिंग, डेयरी वगैरह, है ना। फिर ग्रोथ फेज़ हुआ 1980 से 2000। अभी तक 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, पर 1980s में उसके बेनिफिट देखने को मिल गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्री सरप्लस बना दिया और एग्री प्रोसेसिंग को बूस्ट करा, एपेडा बन गया अब इसकी वजह से। जब अपने पास सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो अब अपने पास ज़्यादा रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट के लिए हमने बनाया एपेडा, एग्री प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1985 में बना फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसी टाइम पे जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स या डोमेस्टिक ब्रांड्स, जैसे आईटीसी, नेस्ले और हल्दीराम, पार्ले जी वगैरह, ये सब इमर्ज हुए। फिर मॉडर्नाइजेशन फेज़ हुआ 2000 से 2015। यहाँ पे लिबरलाइजेशन हमने 1991 में कर दिया था, जिसने एलपीजी को और लिबरलाइज किया। प्राइवेटाइजेशन भी हुआ और ग्लोबल कंपनीज़ भी इंडिया में आई एफपीआई की, तो इसने उसको और बूस्ट कर दिया। कोल्ड चेन डेवलप हुए, मेगा फूड पार्क्स बने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद फार्मर्स, ये सब हुआ। यहाँ पे ऑटोमेशन होने लगा, पैकेजिंग, इनोवेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये सब। अभी क्या है 2015 से प्रेजेंट में, कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, PMKSY किसान संपदा योजना, PLI फॉर FPI, PMFME, ये सब। और अभी अपना जो क्या कहते हैं, लोगों की डिमांड क्या है, वो ऑर्गेनिक चाहते हैं, रेडीमेड फूड चाहते हैं, है ना। तो ये जो डाइटरी प्रेफरेंसेस उनकी चेंज हो रही है, इसकी वजह से और फूड प्रोसेसिंग इंक्रीज़ हो रही है। ई कॉमर्स टाई अप बढ़ गए कि बिग बास्केट, अमेज़न, ये सब इंक्रीज़ हो गए। स्टार्टअप्स इंक्रीज़ हो गए, जैसे पेपर बोट्स, ID फ्रेश, ये सब। तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है अपने इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। हालांकि ये मुझे लगता है बहुत रेयरली डायरेक्ट पूछेंगे। अगर नहीं भी पूछते और कहीं आपको लग रहा है कि इसका स्कोप है इवोल्यूशन ऑफ एफपीआई लिखने का, तो आप बहुत ही कम वर्ड्स में और एक छोटा सा डायग्राम ऐसे दिखा सकते हो कि पहले तो ऐसे था, यहाँ पे था बिल्कुल ही ज़ीरो के करीब। ठीक है, फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, ऐसे इंक्रीज़ हुआ, फिर ये और इंक्रीज़ हुआ, फिर ये और इंक्रीज़। तो ये 3 आपके 4 पार्ट में बच जाएगा। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे नई नई कंपनीज आई हैं और डाइटरी प्रेफरेंसेस, फिर इसमें लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो। इस तरीके से आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो बहुत ही छोटे स्पेस में। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। और सॉरी, अभी मेरे पास ईयरफोन या माइक वगैरह है नहीं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ भी आई होगी, जो गाड़ी की हैं, हॉर्न वगैरह की हैं। अब वो इसी वजह से है क्योंकि मैं इस टाइम कार में बैठा हूँ और कार में बैठ के मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, और थैंक यू। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके, थैंक यू।